हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 7 भूगोल चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 और 2 को हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं चैप्टर 1 और 2 को। क्लास 7 से रिलेटेड और भी वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा, या आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपके सामने जो क्वेश्चन आता है, इसमें कहा गया है कि प्लेटें क्यों घूमती है। देखिए, प्लेटें घूमने की रीजन क्या है कि पृथ्वी के अंदर जो भी आपके मैग्मा या जो भी लावा भरे हैं, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो भी मैग्मा या लावा भरे हैं, तो ये लावा क्या करता है, ये वृत्तीय रूप से यानी वृत्त के जैसा क्या करता है, गोल गोल घूमता है। और इसी गोल गोल घूमने के कारण जो प्लेटें हैं वो भी क्या करती हैं, घूमती हैं। तो देखिए उत्तर में आपको कैसे लिखना है कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण प्लेटें घूमती हैं, जो वृत्तीय रूप से घूमती हैं। ठीक है, तो ये आपको उत्तर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, यानी कि फर्स्ट का ख में कहा गया है कि वरही जनिक बल और अंतर्जनित बल जो है वो क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं अंतर्जनित बल। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसी उसे कौन सा नाम दिया जाता है, अंतर्जनित बल। कहने का मतलब है कि ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये जो आपका है वो क्या है, इस तरीके का आपका पृथ्वी है, और इसके अंदर जो भी आंतरिक रूप से जो भी बल लगेगा या जो भी बल की घटनाएं होंगी, ऐसे जो बल की घटनाएं होंगी, इससे कहा जाएगा अंतर्जनित बल। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन में कि बरहित जनिक जो बरहित जनिक बल है वो क्या है। तो देखिए हमने लिखा है कि जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, जैसे ये पृथ्वी के अंदर की बात चल रही थी और ये आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी के सतह पर जो भी हलचल होता है या जो भी उत्पन्न होता है बल, वैसे बल को कहा जाता है वरहित जनिक बल। क्या कहा जाता है इसको, वरहित जनिक बल कहा जाता है, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर घटता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इसको समझने से पहले देखिए हम यहाँ पे कुछ स्लाइड लगा दी जो आपके बुक में दिया गया था कि ये पृथ्वी की गतियां हैं। क्या है, ये पृथ्वी की गतियां हैं, जिसमें आपको एक अंतर्जनित बल देखने को मिलेगा और एक बरहित जनित बल देखने को मिलेगा। जिसमें आप अंतर जो जनित बल है, अंतर्जनित बल, इसमें आप देखेंगे इसमें आकस्मिक बल लगे। आकस्मिक मतलब अचानक तरीके से लगेगा, और इसमें जो घटना घटेगा वो भूकंप जैसे चीज घटेंगे, ज्वालामुखी होगा, भूस्खलन, भूस्खलन मतलब भूमि क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। ज्वालामुखी तो आप समझ ही रहे, भूकंप का मतलब ही आप समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही बरहित जनित बल की बात करें तो इसमें अपर्दन और निक्षेपण जैसे क्रिया होंगी। नदी बहेगा, ठीक है, नदी में जो जल रहेगा वो बहेगा, पवनें बहेंगी यानी हवाएं चलेंगी, समुद्री तरंग उत्पन्न होगा और हिमनद होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि पृथ्वी की गतियां दो तरीके से देखी जाती हैं, एक अंतर्जनित होती हैं और एक वरहित जनित होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपर्दन क्या है। तो देखिए अपर्दन कहने का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, किसी चीज का कटाव या किसी चीज का क्षरण अपर्दन कहलाता है। क्षरण मतलब बर्बाद होना। तो देखिए उत्तर में हम लिखे हैं कि भूमि पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय या कटाव को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ हैं, यानी ये अपर्दन करने वाले पदार्थ हैं वायु और जल। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना था। अगला क्वेश्चन आता है कि बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। पहले बाढ़कृत मैदान के बारे में अगर हम यहाँ पे समझाना चाहें तो ये आपकी एक नदी बह रही है। क्या बह रही है, ये नदी बह रही है, ठीक है, और इसके दो किनारे हैं। क्या है, दो किनारे। तो ये किनारों से क्या करती है, पानी यहाँ से मिट्टी का कटाव करती है। क्या करती है, मिट्टी का कटाव करके एक स्थल का निर्माण करता है, एक मैदान का निर्माण करता है, और ये जो मैदान होता है वही बाढ़कृत मैदान कहा जाता है, जो मिट्टी से, जो काटे हुए मिट्टी से निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब इसका उत्तर कैसे लिखना है, तो आप लिखेंगे कि बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में
महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है और ऐसे मिट्टी या पदार्थ को अवसाद कहते हैं और इससे ही समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। तो आप समझ पाए होंगे कि बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बालू टिब्बा क्या है। तो देखिए बालू टिब्बा अगर आपको हम बात करें यहाँ पे, तो ये अक्सर आपको रेगिस्तान में देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ये रेगिस्तान में देखने को मिलेगा। जो हवाओं के द्वारा क्या किया जाता है, रेत को जमा किया जाता है। किसको जमा किया जाता है? रेत को जमा किया जाता है, उससे जो निर्माण होता है उसी का नाम बालू टिब्बा दिया गया है। देखिए उत्तर कैसे लिखना है। देखिए हमने लिखा है कि हवा चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। कौन? तो हवा चलने पर रेत क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती है और जब हवा का बहाव रुकता है तो यह रेत क्या होता है, गिरकर एक छोटी पहाड़ी बनाती है और ये जो छोटी पहाड़ी बनेगा इसी का नाम दिया जाता है बालू टिब्बा। तो बालू टिब्बा आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो आइए जानते हैं समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए हमने लिखा है कि जब समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती हैं तो समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। आपको बस यही चीज लिखना है कि निर्माण कैसे होता है। तो समुद्री तरंगों के द्वारा होता है। कब होता है? कि जब ये किनारों पर अवसाद को जमा करती हैं तब ये समुद्र पुलिन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है चाप झील क्या है। तो देखिए चाप झील कहने का मतलब है कि ये आपकी नदी बह रही है। क्या बह रही है? नदी। और ये नदी कोई समतल भूमि से बहना स्टार्ट करी किसी वजह से, चाहे इसमें ज्यादा पानी हो जाए या ये जब समतल पे बहना शुरू करेंगी तो ये क्या करेंगे, कुछ पार्ट को कवर करते हुए ये आगे निकल जाएंगे और धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, ये थोड़े पार्ट को छोड़ के एक छिछली पतले तरीके से बाहर निकलेगी और यहाँ पे कुछ पानी का जमाव हो जाएगा या पानी यहाँ पे जम जाएगा। तो ऐसे जो झील का निर्माण होता है उसी झील को चाप झील के नाम से जाना जाता है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़दाव मार्ग पर बहते हुए एक समय के बाद मुख्य धारा से अलग या कट जाती है और जिससे चाप झील का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें क्वेश्चन 2 में कहा गया है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। जिसमें आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें क क्वेश्चन कहा है कि इनमें कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। क्या वो सैल नहीं है, किनारा नहीं है या समुद्री गुफा नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? सैल। बाकी किनारा और समुद्री गुफा समुद्री तरंग की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। हिमनद की जो निक्षेपण विशेषता है वो कौन सी है? क्या वो बाढ़कृत मैदान का निर्माण करती हैं, पुलिन का या हिमोड़ का? तो देखिए हिमनद की जो निक्षेपण विशेषता है वो हिमोड़ को क्या करता है? निर्माण करता है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे हिमोड़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना घटती है या कौन सी घटना होती है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी बलन और ऑप्शन सी बाढ़कृत मैदान। तो देखिए जब पृथ्वी की आकस्मिक गतियां होती हैं तो इस समय ज्वालामुखी की घटना घटती हैं। तो हम यहाँ पे ज्वालामुखी पे टिक आउट कर देंगे। छत्रक शैलें पाई जाती हैं। छत्रक शैलें क्या रेगिस्तान में पाई जाती हैं, नदी घाटी में पाई जाती हैं या हिमनद में पाई जाती है। तो देखिए छत्रक का जो निर्माण होता है वो रेगिस्तान में होता है। अगर रेगिस्तान में कुछ शैलें हैं तो उसके ऊपर का जो पार्ट है वो ज्यों का त्यों रहता है और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, कट जाता है और वो मशरूम के जैसा बन जाता है। उसी को छत्रक शैले के नाम दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए रेगिस्तान में। अगला क्वेश्चन है चाप झील यहाँ पाई जाती है, यानी चाप झील कहाँ पाई जाएगी? क्या हिमनद में, क्या नदी घाटी में या रेगिस्तान में? तो देखिए रेगिस्तान में तो कोई चीज होता नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चाप झील कहाँ पे निर्माण होगा? ये नदी घाटी में होगा।
ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ पे, नदी घाटी में। अगला क्वेश्चन आता है 3rd नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। क्या बनाना है आपको, सही जोड़ा बनाना है। कैसे आप सही जोड़े बनाएंगे, देखिए क में दिया गया हिमनद, विसर्ग, पुलिन, बालू टिब्बा और जलप्रपात और भूकंप। तो चलिए हम मिलाते हैं इसको, कैसे मिलाना है। तो हिमनद क्या है, तो ये बर्फ की नदी होती है। विसर्ग क्या है, तो ये नदियां हैं। पुलिन क्या है, तो ये आपकी समुद्री तट में होने वाली एक घटना है। बालू टिब्बा क्या है, तो ये रेगिस्तान में होने वाला क्या है, एक प्रकार की घटना है जो रेगिस्तान में घटती है। फिर जलप्रपात क्या है, तो ये कठोर संस्तर शैल से बनी होती हैं, उसी के माध्यम से जलप्रपात गिरती हैं। भूकंप क्या है, तो भूकंप आपका बनेगा पृथ्वी का कंपन। और इस तरीके से आप सभी प्रश्नों को यहाँ पे मिलान कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जिसमें कहा गया है कारण बताइए। तो चलिए हम चीजों को कारण बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ सेल छत्रक के आकार के होते हैं। देखिए छत्रक कहने का मतलब जैसे कि मशरूम, ठीक है, ये जो मशरूम है इस तरीके के आप देखेंगे, जिसमें ऊपर के पार्ट जैसे का तैसे रहता है और नीचे के जो पार्ट होते हैं वो कट करके पतले रूप में बन जाते हैं। और ये जो पतरे बनते हैं इन्हीं को छत्रक कहा जाता है। और ये जो पूरा के चीज होते हैं वो सेल यानी पत्थर के होते हैं, जिसमें नीचे के पार्ट कट जाता है और ऊपर का पार्ट नहीं कटता है। तो आप समझ पाए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि छत्रक सेलें अक्सर रेगिस्तान में देखा जाता है। कुछ सेल छत्रक इसलिए हो जाते हैं कि हवा सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, जिसके कारण सेल के आधार क्या हो जाते हैं, संकीर्ण यानी पतले हो जाते हैं, और जो शीर्ष होते हैं वो विस्तृत यानी कि चौड़े रह जाते हैं। और इसी तरीके से ये छत्रक का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो आप चीजों को समझे होंगे कि ये जो ऊपर का पार्ट है वो ज्यों का त्यों रह जाता है और नीचे का पार्ट क्या हो जाता है, कट करके पतला हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण किसका निर्माण हो जाता है, छत्रक का। अगला क्वेश्चन बनता है 4 का ख, जिसमें कहा गया है कि बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो अभी हमने आपको समझाया था कि जो बाढ़कृत मैदान होता है वो नदियों के द्वारा बहा करके लाया जाता है। किसके द्वारा ये जो मैदान बना है वो किसके द्वारा लाया गया है, तो ये आपकी नदियां हैं और इस नदियां के द्वारा बहाकर लाई गई क्या होती है, मिट्टी होती है, और इसी से मैदान का निर्माण होता है। ये जो मैदान का निर्माण होता है ये उपजाऊ इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर महीन कण होते हैं, साथ में ह्यूमस होता है, बहुत सारे पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, ये उपजाऊ होते हैं। तो हमने उत्तर में देखिए लिखा है कि बाढ़कृत मैदान बाढ़ के समय नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का मैदान होता है, जिसमें मिट्टी के महीन कण में पोषक तत्व, खनिज लवण और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। तो आपको इस तरीके से इसका उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसका क्या कारण है कि जो समुद्री गुफा है वो स्टैक का रूप ले लेती है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि समुद्री तरंगे सैलों से लगातार टकराती रहती है, जो दरार उत्पन्न कर समुद्री गुफा का निर्माण करते हैं। समय के साथ ये गुफाएं बड़ी एवं चौड़ी होते जाती हैं, जिससे सिर्फ छत ही बचता है, लेकिन फिर भी लगातार अपर्दन होते रहने के कारण ये छत भी टूट जाता है। और अंत में जो अंत है उसमें अंत में समुद्री गुफा एक दीवार के रूप में स्टैक का निर्माण करती हैं। तो आप यहाँ पे समझ पाए होंगे कि समुद्री गुफा स्टैक का निर्माण कब करती है, जब कोई बड़ा सा सेल है, जब कोई बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, और इसमें लगातार समुद्री तरंगे क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। तो टकराने के बाद इसमें क्या हो जाता है, दरार भर जाता है और ये दो पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी एक गुफा के जैसा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इस समय के साथ क्या बन जाता है, लंबी चौड़ी गुफाएं बनता है। और जैसे ही ये लंबी चौड़ी गुफाएं बनता है तो ये क्या बनता है कि ऊपर के दीवारें पतली होती जाती हैं। क्या होती जाती हैं,
पतली होती जाती हैं और ये समुद्र की जो तरंगे हैं वो लगातार क्या करेंगी, अपरदन की क्रिया को चालू रखेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि इस छेद से क्या होगा, एक दीवार के जैसा क्या होगा, दीवार के जैसा एक परत टूट करके बाहर आ जाएगा और इस चीज का नाम दिया गया है अस्टैक। तो अस्टैक को आप बहुत अच्छे से यहाँ पे हम समझा पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है घ, जिसमें कहा गया है कि भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, यानी घर गिरता है, ऐसा क्यों? तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफी कंपन होता है। कंपन के दौरान पृथ्वी पर स्थित सारे वस्तुएं कंपन अर्थात हिलने लगती हैं, जिसके कारण इमारतें और अधिक ऊंची चीजें या बिल्डिंग गिरने लगती हैं। तो आप इस चीज को समझे होंगे और नहीं समझे तो चलिए फिर से इसको समझा देते हैं कि मान लीजिए पृथ्वी की सतह है और इसके ऊपर क्या है, लगा हुआ है, इमारतें लगा हुआ है और इसके अंदर की जो क्रिया है, ठीक है, उसमें कंपन होना शुरू हुआ। तो ये जब कंपन होगा तो ये कंपन बाहर भी होगा, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह है। ये पृथ्वी की सतह के जब बाहर कंपन होने लगेगा तो जो भूकंप रोधी मकान होंगे वो क्या होंगे, हिलने लगेंगे और हिलने के साथ साथ वो गिरने लगेंगे, या जो भी ऊंची ऊंची चीजें जैसे टावर वगैरह हो गया या पेड़ वगैरह, तो ये सब भी भूकंप के दौरान गिर जाती हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि इनके पास भूकंप से बचने के लिए ये अपना कोई चुनाव या अपना उपाय नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन दिया गया था। कैसा लगा ये आज का वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।